students, welcome to Evertop classes. One step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. Students, today we are starting second chapter of class 12th, and the chapter is solutions. Okay, so let's start. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर को. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, उससे पहले सॉल्यूशन की डिस्कवरी कैसे हुई. ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे जो सॉल्यूशन केमिस्ट्री है उसके बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया है उनका नेम क्या है. उनका नेम है राउल्ट फ्रांसिस मैरी. ठीक है, इन साइंटिस्ट ने राउल्ट फ्रांसिस मैरी ने बताया था सबसे पहले सॉल्यूशन केमिस्ट्री के बारे में. ठीक है, वही से सॉल्यूशन केमिस्ट्री से डेवलप हुआ है सॉल्यूशन वर्ड. ठीक है, यहाँ पर राउल्ट लो भी आएगा एक चैप्टर के अंदर, जो किसने दिया था, उन्हीं साइंटिस्ट राउल्ट फ्रांसिस मैरी ने ही दिया था. ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ. अब हम चलते हैं किस पर, नेक्स्ट पॉइंट पर अपने, कि सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है. सॉल्यूशन एक ट्रू होमोजेनियस मिक्सचर होता है. क्या होता है, सॉल्यूशन एक ट्रू होमोजेनियस मिक्सचर होता है. ट्रू होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर जो कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए. ठीक है, विदाउट रिएक्टिंग ईच अदर. ठीक है, जो किसी से भी एक दूसरे से रिएक्शन ना करें और एक दूसरे में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए. इतना क्लियर हुआ. ठीक है, तो ध्यान देंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है. ओके, तो क्या नोट करेंगे इसकी डेफिनेशन. अ ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, या लिख सकते हैं टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे से रिएक्शन ना करें. टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स विच कैन नॉट बी separated by any physical method like filtration, separation, settling, एक्सेट्रा. ठीक है, ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स जो नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं उनका होमोजेनियस मिक्सचर होता है क्या, ट्रू सॉल्यूशन, जो एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और जिनको किसी इजी सिंपल फिजिकल मेथड जैसे कि फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, सेटलिंग, इनके थ्रू हम सेपरेट ना कर पाए, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, उसको सॉल्यूशन बोला जाता है. ठीक है, क्लियर हुआ था. इसके जो पार्टिकल साइज होता है, इसकी जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 माइक्रोमीटर तक. ठीक है, इतने स्मॉल पार्टिकल साइज होता है किसका, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल्स का साइज होता है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अब डिपेंड करता है कि कंपोनेंट्स कितने हैं उसमें. अगर उसमें दो कंपोनेंट्स हैं तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं. मोस्टली चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ा जाएगा. अगर उसमें 3 कंपोनेंट्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी सॉल्यूशन बोला जाता है. अगर उसमें 4 कंपोनेंट्स हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोला जाता है. ध्यान रहेगा इतना आपको. अगर 2 सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट्स है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे.
3 कंपोनेंट्स है उसको टर्शरी सॉल्यूशन बोला जाएगा, और 4 है तो उसको ही क्वार्टरनरी सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब अगर किसी सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया गया है किसमें, वाटर कंपोनेंट में, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन में से जो 2 कंपोनेंट्स है उसमें से एक कंपोनेंट हमारा वाटर है, ठीक है, तो वहां पर उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको, एक्वस सॉल्यूशन बोला जाता है। और अगर वाटर के अलावा कोई भी अदर कंपोनेंट यूज किया जा रहा है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो। एक्वस वर्ड जो यूज किया जाता है वो वाटर के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये डेराइव हुआ है एक्वा वर्ड से, और एक्वा मीन्स होता है वाटर। ठीक है, तो अगर अदर देन वाटर यूज होंगे, अदर देन वाटर का मतलब क्या हो गया, ऐसे सॉल्वेंट्स यूज होंगे, ऐसे कंपोनेंट यूज होंगे जैसे कि क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ये सब अगर यूज हो रहे हैं एज अ सेकंड कंपोनेंट तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, और अगर वाटर यूज हो रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोल देंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि चैप्टर में मोस्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, 2 कंपोनेंट यूज होंगे। अब वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे, साथ में उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि हमको सॉल्यूशन और अच्छे से क्लियर हो। ओके, सो प्लीज नोट इट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इसके कंपोनेंट्स कितने होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स में से कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट होता है हमारा सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा सॉल्यूट। सॉल्वेंट को हमेशा हम ए मानेंगे और सॉल्यूट को हमेशा हम बी माना जाएगा। ठीक है, अब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट एक्चुअल में होते क्या हैं, सॉल्वेंट हम किसे बोलते हैं, सॉल्वेंट किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो कि उसी फिजिकल स्टेट में मिलता है जिसमें कि सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन आपका सॉलिड है तो सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड ही होगा। तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ solution which has same physical state as that of solution। सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वही फिजिकल स्टेट जिस कंपोनेंट की होती है उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें शुगर सिरप, तो शुगर सिरप में क्या क्या प्रेजेंट होता है, शुगर सिरप में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या, एक तो शुगर प्रेजेंट होता है और एक वाटर प्रेजेंट होता है। सपोज शुगर इसमें 60% है और वाटर इसमें कितना प्रेजेंट है, 40% वाटर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जनरली हम क्या समझते हैं कि जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो हमारा सॉल्वेंट होगा, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। यहां पर
जो वाटर है वो एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा और शुगर एज अ सॉल्यूट वर्क करेगा। अब ये कैसे पता चला? सॉल्वेंट मैंने आपको क्या बताया कि सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होगा जो कि सेम फिजिकल स्टेट रखता है जो कि सॉल्यूशन की होती है। यहां शुगर सिरप का सॉल्यूशन आपने देखा होगा, जब हम चीनी को पानी में डिसोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन कैसा बनता है? लिक्विड बनता है। और लिक्विड स्टेट में यहाँ पर शुगर और वाटर में से कौन है? वाटर। तो वाटर की वही फिजिकल स्टेट है यानी कि लिक्विड स्टेट है जो कि किसकी है? उस सॉल्यूशन की है। किसकी? शुगर सिरप की। तो सेम फिजिकल स्टेट है वाटर की जो कि किसकी है? सॉल्यूशन की। इसीलिए वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा और शुगर एज अ सॉल्यूट वर्क करेगा। यहां पर क्लियर हुआ इतना? सेकंड पॉइंट, अगर कहीं पर दोनों कंपोनेंट ही हमारे सेम फिजिकल स्टेट में हो, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एथेनॉल प्लस वाटर। अब दोनों ही जो कंपोनेंट है यहां पर वो दोनों ही कंपोनेंट किसमें है? लिक्विड स्टेट में है। और जो सॉल्यूशन है आपका वो भी किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जिसकी मैक्सिमम अमाउंट होगी, वो एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा और जिसकी मिनिमम अमाउंट होगी वो एज अ सॉल्यूट वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर 40% आपका एथेनॉल है और 60% आपका वाटर है तो वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा और एथेनॉल एज अ सॉल्यूट वर्क करेगा। ओके, दोनों कंडीशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर सॉल्वेंट की कंडीशन सेम फिजिकल स्टेट में है तो सॉल्वेंट वही होगा जिसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन से मैच कर रही है। अगर दोनों ही कंडीशन मैच हो रही हो तो सॉल्वेंट कौन होगा? जिसकी अमाउंट मैक्सिमम होगी और सॉल्यूट कौन होगा? जिसकी अमाउंट क्या होगी? मिनिमम होगी। क्लियर हुआ? ये हमारा था बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, अब बाइनरी सॉल्यूशन के टाइप्स पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन पर। नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स पर। देखिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पर ओवरऑल बाइनरी सॉल्यूशन 9 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे? वो डिपेंड करते हैं कि आपका सॉल्यूट क्या है और डिपेंड करते हैं आपका सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, यहां कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे हम इनके। सपोज आपका सॉल्यूट जो है वो किस स्टेट में है? सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, तीनों में से कोई भी कंडीशन उसके लिए अप्लाई की जा सकती है, ध्यान रहेगा। अब सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट हम यहां भी सॉलिड यूज करेंगे, यहां भी सॉलिड यूज करेंगे, यहां भी सॉलिड यूज करेंगे। ये तीनों जो सॉल्यूशन है इनको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। सेम इसी तरीके से हो सकता है हमारा नेक्स्ट सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। सॉल्वेंट पहले हमने एज अ सॉलिड ट्रीट किया है, अब यहां पर लिक्विड होगा, यहां भी लिक्विड होगा और यहां भी क्या होगा? लिक्विड ही होगा। यहां गैस होगी, यहां भी गैस होगा, यहां भी गैस होगा। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? गैसियस कंपोनेंट यानी कि गैसियस सॉल्यूशन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएंगे। इतना समझ आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इनके एग्जांपल्स पर। अगर सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? सॉलिड ही होगा। ध्यान रहेगा, जो स्टेट आपकी सॉल्वेंट की होगी वही आपकी किसकी होगी? सॉल्यूशन की होगी। ये आप ध्यान रखेंगे। मैंने अभी आपको समझाया
कि जो स्टेट सॉल्यूशन की होगी वही सॉल्वेंट की होगी, या बोल सकते हैं जो सॉल्वेंट की होगी वही किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। सपोज सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करें तो ऐसा कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, जितनी भी एलॉयज हैं, तो एलॉयज कैसे बनती है, मेटल को मेटल में मिक्स करके, और मेटल मोस्टली क्या होती है, क्या होती है, सॉलिड होती हैं, जैसे कि ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज, ठीक है, ये जितनी भी एलॉयज हैं वो सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर होती हैं। तो ये एग्जांपल्स किसके हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन के। नेक्स्ट है, अगर लिक्विड को किस में मिक्स किया जाए, सॉलिड में, मतलब सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट आपका क्या हो, सॉलिड हो, तो ऐसा एग्जांपल क्या हो जाएगा, अम्लगम्स। अम्लगम्स किसको बोलते हैं, जैसे मरकरी, जिसमें एक कंपोनेंट मरकरी हो और दूसरी कोई मेटल हो, जैसे कि कॉपर हो जाए या जिंक हो जाए, ठीक है, कोई भी हो सकती है। तो जितने अम्लगम्स हैं वो सभी क्या होंगे, सॉलिड में लिक्विड का मिक्सचर होंगे, ठीक है, उनको सॉलिड सॉल्यूशन बोला जाएगा। अब बात आएगी गैस को सॉलिड में कैसे मिक्स किया जाए, तो आपने 10th क्लास में एक एग्जांपल पढ़ा था, हाइड्रोजन विद निकिल एंड हाइड्रोजन विद पैलेडियम, जो कि हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज किया करते थे, ठीक है, हाइड्रोजनेशन के लिए। तो वो एग्जांपल किसके होते हैं, गैस के सॉलिड में। नेक्स्ट है, सॉलिड को लिक्विड में अगर मिक्स करें हम, तो सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हो ना, घर पे हम मिक्स करते हैं, जैसे कि शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, शुगर या साल्ट इन वाटर, तो वाटर क्या है, लिक्विड है, और शुगर और साल्ट क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड का लिक्विड में मिक्सचर बन जाएगा ये। नेक्स्ट है, लिक्विड का लिक्विड, अभी मैंने एग्जांपल लिया था एथेनॉल और वाटर, दोनों ही लिक्विड है। नेक्स्ट है, गैस को लिक्विड में अगर हम मिक्स करें, तो गैस को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो कौन से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, या आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ना, तो उसमें CO2 वाटर में मिक्स होती है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, या ड्रिंकिंग बेवरेजेस होते हैं, वो सभी क्या होंगे, कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, गैस का लिक्विड में मिक्सचर होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, सॉलिड को जब हम गैस में मिक्स करेंगे तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट होगा, कैम्फर इन एयर, या बोल सकते हैं आयोडीन इन एयर। जब हम कैम्फर यानी कि कपूर को हीट अप करते हैं तो उसकी वेपर्स बन जाती हैं और वो एयर में मिक्स हो जाती हैं, बट था तो एक्चुअल में वो क्या, सॉलिड, तो सॉलिड का किस में मिक्सचर हो गए, गैस में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लिक्विड का गैस में, एग्जाम्पल कौन सा होगा, लिक्विड को जब हम गैस में मिक्स करते हैं तो कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, लिक्विड, मतलब जैसे कि वाटर ले लिया हमने, वाटर इन एयर, वाटर की वेपर्स होती हैं, वेपर्स बनने के बाद वो किसमें मिक्स हो जाता है, एयर में। लास्ट, गैस एंड गैस, गैसेस जितने भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो किसका मिक्सचर होती हैं, वो किसका मिक्सचर होती है, गैसेस का, तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस एयर, तीनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा, गैसियस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, जिसमें सॉल्यूट भी गैस होगी और सॉल्वेंट भी क्या होगी, गैस ही होगी। तो ये टोटल हमारे कितने टाइप के सॉल्यूशन हो गए, यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन, टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो जाते हैं। अब यहाँ चैप्टर में कौन से हम पढ़ेंगे, तो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ये सभी लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है, तीनों सॉल्यूशन, सॉलिड का लिक्विड में हो या लिक्विड का लिक्विड में हो या गैस का लिक्विड में हो, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ा जाएगा किस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। ओवरऑल 9 टाइप्स के होंगे, आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए, बट एक्चुअल में हम पढ़ेंगे यहाँ पर इन 3 टाइप के सॉल्यूशन के बारे में। इतना आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं अब हम सॉल्यूशन पर, जो कि हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे गैसेस का लिक्विड में सॉल्यूशन कैसे बनता है और कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा।
solution of gases in liquids, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। देखिए यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़नी होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी टर्म क्या होती है, देखिए जब भी हम किसी गैस को किसमें मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड्स में मिक्स कर रहे हैं, ध्यान रखिए गैस को किसमें मिक्स किया जा रहा है, लिक्विड में। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, लिक्विड होगा, और सॉल्यूट हमारा क्या होगा, गैस हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी जितनी अमाउंट हम गैस की किसमें डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में, जितनी वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं उसकी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid may be defined as the volume of gas which dissolved in 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है किसका, लिक्विड का। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ लिक्विड, जो गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है। अब लिक्विड में डिसॉल्व होगी तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सो एज टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी एक ऐसी टर्म है जिसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो क्या कहलाती है, वॉल्यूम है उस गैस का जो कि किसमें डिसॉल्व हो रहा है, लिक्विड में। 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड में बोल सकते हैं, 1 यूनिट भी बोल सकते हैं इसको, 1 यूनिट। ठीक है, वो सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मीटर क्यूब भी हो सकता है, ऑफ अ लिक्विड जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो। ठीक है, जैसे एक गिलास पानी में हमने 1 स्पून शुगर को डिसॉल्व किया तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर हम उसमें शुगर डिसॉल्व करते जा रहे हैं तो एक स्टेट ऐसी आ जाएगी कि उसमें और शुगर डिसॉल्व नहीं होगी, तब वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब तक शुगर उसमें डिसॉल्व होती जा रही है तब तक वो सॉल्यूशन कैसा होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पर। नंबर 1, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। फर्स्ट क्या हो गया, नेचर ऑफ अ गैस एंड लिक्विड, जो गैस और लिक्विड का आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उनके नेचर पर डिपेंड करेगी। सेकंड, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। और थर्ड, प्रेशर पर डिपेंड करेगी। ध्यान रहेगा, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी, लिक्विड पर, और टेम्परेचर पर, और साथ में किस पर डिपेंड करेगी, प्रेशर पर। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हम अगर स्टार्ट करें, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, अब इस पे कैसे डिपेंड करती है ये, देखिए कुछ गैसेस जो हैं लिक्विड के साथ मिक्स होकर क्या बना लेती हैं, कुछ सॉल्यूशन बनाती हैं, यानी कि गैस और लिक्विड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों ने आपस में रिएक्शन की और एक नए कंपोनेंट का डेवलपमेंट हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और वाटर होता है उसमें, और दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, H2CO3।
यानी कि कार्बोनिक एसिड का डेवलपमेंट कर लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बन जाता है। तो जितना ज्यादा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, जितना वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे उतनी ही क्या होगी, मिक्सिबिलिटी जितनी हाई होगी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही हाई होगी। मतलब अगर वो एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं तो मिक्स पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी, और अगर वो कम मिक्स हो रहे हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम ही होगी। इतना ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड टर्म पर, टेम्परेचर पर। देखिए टेम्परेचर में डिपेंड करती है कि आपकी रिएक्शन कौन सी है। अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो रिएक्शन अगर आपकी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इस पर डिपेंड करता है टेम्परेचर की प्रॉपर्टी। अब देखिए एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, आपको हीट क्या उसमें प्रोड्यूस होती है ना। तो डेल्टा एच की वैल्यू उसमें कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, और इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, हीट ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच। एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होती है, एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होती है। तो एक्सोथर्मिक में कंडीशन में क्या होगा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, ये ऊपर का एरो क्या डिनोट करता है, इंक्रीज, और नीचे जो होगा वो डिक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी यहां पर डिक्रीज होगी, और यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो वो उसे सपोर्ट करेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। यही सेम कंडीशन जब हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे वहां पर भी अप्लाई होगी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, इतना आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट टर्म है हमारी थर्ड टर्म, प्रेशर। प्रेशर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। प्रेशर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। इसके बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया है उनका नेम क्या है, विलियम हेनरी। क्या नेम है, विलियम हेनरी। तो उन्हीं के नेम के बेसिस पर उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। वही हेनरी लॉ हमें बताता है कि कोई भी गैस का लिक्विड में जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, ये जो हेनरी लॉ है केवल और केवल अप्लाई होता है किस पर, गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन पर, ठीक है। उसकी कुछ अपनी टर्म्स और कंडीशंस हैं। अब हम वन बाय वन उस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उसकी टर्म्स और कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो प्लीज नोट इट। नोट इट। थर्ड हो जाएगा यहां पर पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैंने आपको क्या बताया कि प्रेशर के बारे में, प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट करता है गैसेस इन लिक्विड्स को, उसके बारे में किसने बताया था हमें, विलियम हेनरी ने, ठीक है। उन्हीं के नेम के बेसिस पर हम पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ। तो क्या होता है हेनरी लॉ, विलियम हेनरी ने जब गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशंस का क्या किया, स्टडी की, तो उन्होंने ये बताया कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी गैस की, सॉल्युबिलिटी जो है लिक्विड्स में, उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, उस पर प्रेशर का ये इफेक्ट होता है कि वो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके,
उस प्रेशर के जो कि उस गैस द्वारा डेवलप किया जाता है उस सॉल्यूशन पर। ठीक है, वो गैस क्या है, उस सॉल्यूशन पर क्या करेगी, एक प्रेशर डेवलप करेगी, उसकी सॉल्युबिलिटी उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एक शर्त यहाँ पर, एक कंडीशन ये है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो हेनरी लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द solubility of a gas in liquids, the solubility of a gas in liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas on the solution। ठीक है, अगर हम सॉल्युबिलिटी को S से डिनोट करें और प्रेशर को P से डिनोट करें तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, यहां S क्या है, S है बच्चों सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, और P क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं K। ये K क्या है, ये K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगर हम प्रेशर को क्या कर दें, इफ प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाए, मतलब प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो यहां पर S इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, K के हो जाएगा, है ना। तो S इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, K के हो जाएगा। मींस द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एट 1 atm प्रेशर। ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन हैं, या बोल सकते हैं एक ही सॉल्यूशन के दो अलग अलग सॉल्यूशन बनाए हुए हैं एक ही कंपोनेंट्स के, तो पहले की सॉल्युबिलिटी अगर S1 है और दूसरे की S2 है तो P1 अपॉन P2 हो जाएगा यहां से, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दो अलग अलग लेंगे तो K से K कैंसिल होगा, तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, P1 अपॉन P2 के आ जाएगा। ध्यान रहेगा कि S1 क्या है, सॉल्युबिलिटी फर्स्ट टाइप की सॉल्युबिलिटी है, सेकंड टाइप की सॉल्युबिलिटी S2 है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेशर P1 और प्रेशर दूसरा क्या है, P2 है। ओके, ये था हेनरी लॉ। अगर ध्यान रखिएगा कि एक ही सॉल्यूशन में दो गैसेस डिसॉल्व हो, मान लो हमारे पास वाटर है, वो वाटर में हमने ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस दोनों डिसॉल्व की हुई है, तब यहाँ पर क्या होगा, तब कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ये कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। ठीक है, और साथ में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर मोल फ्रैक्शन हम यूज करें, मोल फ्रैक्शन टर्म हम यूज करें तो उसका क्या यूजफुल रहेगा, वो कैसे यूजफुल रहेगा हमारे लिए, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ अकॉर्डिंग टू द मोल फ्रैक्शन। ओके, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा, है ना। तो लिक्विड और गैस, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो लिक्विड है और एक क्या है, गैस है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखिए
मोल फ्रैक्शन अगर हम लिक्विड का काउंट करें या गैस का काउंट करें, यहां पर हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, तो कंपोनेंट क्या होगा हमारा, कंपोनेंट हमारा किसका काउंट होगा, गैस का। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, और ये जो जी नोट कर रहे हैं हम, जी नोट कर रहे हैं किसके लिए, गैस के लिए। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स हमेशा ऊपर आते हैं और नीचे आते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे, मतलब गैस के मोल्स और लिक्विड के मोल्स। ये Mg क्या है, मोल्स ऑफ गैस, और Nl क्या है, मोल्स ऑफ लिक्विड। तो यहां से Xg की वैल्यू हमने निकाल ली, तो Xg क्या हो जाएगा, Ng अपॉन Ng प्लस NL। ठीक है, अब हेनरी लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या कहता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है, गैस के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, Xg, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस Xg इन द सॉल्यूशन, the mole fraction of the gas Xg in the solution is directly proportional, to the partial pressure of the gas। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, Xg हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पार्शियल प्रेशर P के। तो यहां पर हम क्या लेंगे, एक कंपोनेंट लेंगे K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर हम इसको इधर ले जाएं तो P क्या हो जाएगा, 1/k Xg, और 1/k किसके लेंगे यहाँ पर, KH के। KH क्या है, ये हेनरीज कांस्टेंट है, क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू अलग अलग सॉल्यूशन के लिए अलग अलग होती है। ये आपको जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर इसकी वैल्यू दी जाएगी। तो यहां पर हम क्या नोट कर सकते हैं कि P किसके हो जाएगा, KH इंटू Xg के। ये हो गया हमारा हेनरी लॉ। ठीक है, ये तो किसकी टर्म में हो गया, मोल फ्रैक्शन की। यहीं पर हम P KH इंटू MB नोट कर सकते हैं, और P KH इंटू कैपिटल M भी नोट कर सकते हैं। ये कैपिटल और स्मॉल m क्या है, ये कैपिटल M क्या है, स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी है, और कैपिटल M क्या है, मोलैलिटी है। ठीक है, तो KH भी इन्हीं के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये जो KH होगा ये क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी, एंड ये क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट फॉर मोलैरिटी। ठीक है, तो यहां पर कोई भी फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन दिया है तो आप ये यूज करेंगे, मोलैरिटी दी हुई है तो आप ये यूज करेंगे, मोलैलिटी दी हुई है तो आप ये यूज करेंगे। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले किसके हो जाएंगे, हेनरीज लॉ के हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन चेंज होती रहेगी। अलग अलग सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, यहां मैं नोट कर देता हूं, for different gases KH will be different। ओके, अलग अलग गैसेस के लिए हेनरीज कांस्टेंट KH की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग ही होगी। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है KH की, KH की यूनिट क्या होगी, KH की यूनिट वही होगी जो कि प्रेशर की होगी। यहां से फॉर्मूले से देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो P की यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, KH के, मतलब हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, प्रेशर के, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ओके, ध्यान रहेगा। अब यहां ध्यान देना है कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रूफ हो रहा है कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी S की वैल्यू उतनी ही कम होगी।
अब ये कैसे होगा, डायग्रामेटिकली और ग्राफिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर ले, ग्राफ, यहां पर हम ले ले प्रेशर और यहां पर हम ले ले मोल फ्रैक्शन, तो जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों आएगी, अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो ये y इज टू एम एक्स के जैसा बन रहा है, जो कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो y एक्सिस पे क्या ले लिया हमने, प्रेशर, x एक्सिस पे क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन। तो kh इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, m के, और m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो थीटा के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा, kh आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि अगर kh की वैल्यू बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी। ये कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हेनरी लॉ, जो हमने प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर भी पढ़ लिया, और मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैरिटी के बेसिस पर भी पढ़ लिया है, ठीक है। ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, न्यूमेरिकल्स में आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इस लॉ की। देखिए हर लॉ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। तो अब हम डिस्कस करेंगे द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। नेक्स्ट आ जाते हैं लिमिटेशंस पर। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। नंबर 1 लिमिटेशन क्या है, यहां पर फर्स्ट लिमिटेशन होगी हेनरी लॉ की, कि अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द लिक्विड। द गैस should not react with the liquid, ठीक है। गैस जो है लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कुछ रिएक्शन के बाद इनका एक जॉइंट कंपोनेंट नहीं बनना चाहिए, जैसे कि हमने एक एग्जांपल पढ़ा था CO2 प्लस H2O इज इक्वल्स टू H2CO3, ये हमने एक एग्जांपल लिया। या हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं NH3, अमोनिया गैस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, NH4OH। तो यहां पर हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हेनरी लॉ यहां पर अप्लाई नहीं होगा। ये फर्स्ट लिमिटेशन है कि गैस जो है लिक्विड के साथ रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, वो मिक्स तो हो जाए बट रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उनके रिएक्शन के थ्रू एक जॉइंट कंपाउंड नहीं बनना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रेशर जो है वो ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस शुड नॉट बी टू हाई, प्रेशर जो है ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट, टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ गैस शुड नॉट बी टू लो, और वो कैसा होना चाहिए, एंड इट शुड बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा, इफ टेम्परेचर चेंज्ड then solubility will also change, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, उसकी चेंज हो जाएगी। इसीलिए टेम्परेचर आपका लो नहीं होना चाहिए ज्यादा, और वो कांस्टेंट भी होना चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस थी हेनरीज लॉ की, जो हमें अगर हेनरी लॉ अप्लाई करना है तो इन्हें हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट
और लास्ट चलते हैं हम इनकी एप्लीकेशंस पर, एंड हेडिंग होगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। सो प्लीज नोट इट। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ हमारे लिए कहां कहां हेल्पफुल रहता है, क्या डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज है या नहीं है। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज होता है। कहां कहां होता है मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट हम यूज करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सभी को पता होगा, ठीक है ना। नंबर 2, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। इसको हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। क्या क्या होता है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3, फर्स्ट हो गया रेस्पिरेशन, सेकंड हो गया हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, थर्ड हम लेंगे यहाँ पर एक्वाटिक लाइफ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, जो पूछा गया था वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। नंबर 4 होगा कार्बोनेटेड बेवरेजेस। नंबर 4 क्या होगा, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। और नंबर 5 क्या होगा, क्यूबा डाइवर्स इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन कैसे कैसे यूज होती है। देखिए रेस्पिरेशन में कैसे यूज होता है, आप सभी को पता है कि हम जब रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है तो वहां पर ऑक्सीजन अंदर जाती है। ठीक है, हम ऑक्सीजन के थ्रू क्या कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ ऐड होता है। जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, तो एक एटम किसका होगा, हीमोग्लोबिन का, और 4 किसके होंगे, ऑक्सीजन के। ये दोनों मिक्स होकर किसका डेवलपमेंट करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी टिश्यूज के पास जाता है और वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ऑक्सीजन को वहां पर छोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरीके से रेस्पिरेशन में ये हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ प्रेशर कम हो या ज्यादा हो, वो इस बात पर डिपेंड करता है। तो रेस्पिरेशन में इस तरीके से हेनरी लॉ हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। मतलब जब हम ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर एक तरीके की हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है और उसको क्या बोलते हैं हम, एनोक्सिया। क्यों, क्योंकि माउंटेन्स पर क्या होता है, ऊपर जाने पर जो प्रेशर हो जाता है एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, समझ आया आपको इतना, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी क्या बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, इसीलिए जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हो पाएगी तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना। तो इसीलिए जो हाई एल्टीट्यूड जो माउंटेनियर्स हैं वो किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज करते हैं। जब वो हाइट पर जाते हैं तो वो किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज करते हैं। क्यों, ताकि वहां पर ऑक्सीजन से उन्हें जो ये प्रॉब्लम हो रही थी इसका सॉल्यूशन हो सके, है ना। तो वो जो ऑक्सीजन है वो भी प्रोवाइड कर पाते हैं, किसके थ्रू, वो ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू। नेक्स्ट थर्ड, एक्वाटिक लाइफ। एक्वाटिक लाइफ मतलब जो पानी में हम जाते हैं, पानी में एंट्री लेते हैं, स्विमिंग होती है। ठीक है, तो एक्वाटिक लाइफ जो है वहां पर कोल्ड में ज्यादा सुटेबल रहती है। कोल्ड कंडीशन में क्या होती है, वो ज्यादा सुटेबल रहती है देन हॉट। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्यूशन हॉट होगा
ऑक्सीजन की अमाउंट उतनी ही उसमें क्या होगी, कम होगी, मतलब उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस सॉलिबिलिटी। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए कोल्ड कंडीशन में क्या होती है, ज्यादा कंडीशन सुटेबल होती है देन हॉट कंडीशंस, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव्स बेटर इन कोल्ड कंडीशन देन hot condition because in hot conditions the solubility will be less. Okay, fourth है carbonated beverages, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह यूज होती हैं उनको हम बोतल में, जैसे कि आपने यूज की होगी तो आपने देखा होगा जब हम उसे ओपन करते हैं तो एक प्रेशर रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं गैसेस और लिक्विड को जो उसमें बनाए जाते हैं, जो कि होता है हमारा क्या, H2CO3, उसको एक हाई प्रेशर पर पैक किया जाता है। तो जब हम उसे ओपन करते हैं तो क्या होता है, वो प्रेशर रिलीज होता है, और वो प्रेशर किसके अकॉर्डिंग पैकअप किया जाता है उसमें, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, कि कितना रखना है, ज्यादा रखना है या कम रखना है, उसकी सॉलिबिलिटी के अकॉर्डिंग पैकअप किया जाता है। अगर उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा लगाना होगा, क्योंकि सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अभी मैंने आपको पढ़ाया अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। ओके, नेक्स्ट है क्यूबा डाइवर्स इक्विपमेंट्स। जो क्यूबा डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो जाते हैं अपने साथ लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर में 3 गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। क्योंकि जैसे जैसे हम वाटर के अंदर एंट्री करते हैं तो क्या होता है, वहां पर ऑक्सीजन हमें प्रिपेयरली नहीं मिल पाती है। अब नीचे जाएंगे, अगर वो पानी ठंडा है तो मैंने आपको बताया कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा सॉल्युबल रहती है, तो ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में मिलती है। जब हम वो स्कूबा डाइवर ऊपर आते हैं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसको हम बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो उससे रिलीज होने के लिए ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन के साथ वो नाइट्रोजन और हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, नाइट्रोजन, अप्रोक्सीमेट 56.2%। कितनी होती है, 56.2%, ठीक है। उसके बाद आती है क्या, ऑक्सीजन 32.1%, और ये हो जाती है अप्रोक्सीमेट 11.7%, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन ऑक्सीजन सिलेंडर की फॉर्म में क्यूबा डाइवर्स यूज करते हैं, गोताखोर यूज करते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी हेनरी लॉज की। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर हमारा हेनरी लॉ भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेशंस के बारे में। आई होप जितना आज आपको पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।